नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान में स्थितियां खराब होती जा रही हैं और वहां ईरान और अमेरिका एक तरीके से आमने सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अमेरिका बार बार वहां पर धमकी दे रहा है कि वहां प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बल वो वहां उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान का आरोप है कि प्रदर्शनकारी जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शनकारी हैं उनको अमेरिका और इसराइल की ओर से प्रोत्साहन मिल रहा है। यहां तक कि यह भी आरोप लगाया गया है कि उसमें बाकायदा प्रदर्शनकारियों में इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके लोग भी शामिल हैं। और उधर अमेरिका बार बार ये धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि वो कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। ताजा बयान आया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, और केवल ट्रंप का ही बयान नहीं आया है बल्कि ईरान के आखिरी शासक के बेटे रजा पहलवी जो अमेरिका में रह रहे हैं, वाशिंगटन में रह रहे हैं, उनका बयान भी आया है। पहले सुनते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, उसके बाद रजा पहलवी को सुनाएंगे। और माना यह जा रहा है कि रजा पहलवी का बयान डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर ही आ रहा है। क्या कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, पहले वो सुनते हैं। Ideally, you'd like to see it, but what we want to see is we don't want to see people killed, and we want to see a little bit of freedom for these people. These people have been living in hell for a long time. That used to be a hell of a country. I have friends that used to invest in Iran, and they did well with their investments. It was a great place. The people were great. Even the leadership was good. And now it's living in hell. Thank you very much, everybody. तो कह रहे डोनाल्ड ट्रंप की आदर्श रूप से हम ऐसा देखना चाहेंगे, हम नहीं चाहते कि लोगों को मारा जाए और हम इन लोगों के लिए थोड़ी आज़ादी देखना चाहते हैं। ये लोग लंबे समय से नरक में रह रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो ईरान में निवेश करते थे और उन्होंने अपने निवेश से अच्छा पैसा कमाया था। वो एक बेहतरीन जगह थी, लोग बहुत अच्छे थे, यहाँ तक कि लीडरशिप भी अच्छी थी, और अब ये नरक में जी रहा है। यानी ईरान के बारे में ये बातें वो कह रहे हैं। ईरान भी की तरफ से भी वहाँ के जो धार्मिक गुरु हैं आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई या फिर वहाँ के विदेश मंत्री, उनकी तरफ से भी लगातार इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों को शह दिया जा रहा है अमेरिका की ओर से, और बाकायदा उसमें प्रदर्शनकारियों में बाहरी लोग शामिल हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को लेकर ईरान जिस तरीके से पश्चिमी देशों का मीडिया भी इन खबरों को, ईरान में जो कुछ हो रहा है, चाहे वो प्रदर्शन हो रहे हो, चाहे सरकार के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हो, चाहे विरोध में प्रदर्शन हो रहे हो, उन सब को लेकर ईरान की सरकार ने पश्चिमी देशों की मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं कि वहां किस तरह से कवरेज किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान का जिक्र कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर हमले का जिक्र कर रहे हैं, और उधर ईरान ने याद दिलाया है, यह भी याद दिलाया है कि फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति हो या पश्चिमी देशों के यानी यूरोपियन कंट्रीज के जो तमाम राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी निगाहें क्यों नहीं जा रही हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं क्यों नहीं आ रही हैं। ये सारे सवाल भी उठाए हैं। लेकिन ये साफ जाहिर है, और इसको केवल ईरान ही नहीं, वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप खुद बार बार ये कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों को उनका साथ है। एक तरीके से उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि ये वादा भी कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। और कल तो इतना तक कह दिया ट्रंप ने कि जाओ वहाँ की जो सरकारी बिल्डिंग है उन पर कब्जा कर लो और मदद आने वाली है। ये कल जो था वो ट्रंप ने कह दिया कि जाओ वहां जाकर कब्जा कर लो। अब कब्जा वहां जाके कौन करेगा? जनता तो वहां खामेनेई के समर्थन में सड़कों पर उतरी हुई है। रात में आपके जो पिट्ठू है वो वहां आके हमले करते हैं, बाहर से जो आतंकवादी पहुंचे हुए हैं, तो आप उन आतंकवादियों से कह रहे हैं कि वहां की जाके कब्जे कर लो। और जो फेक खबरें जो चलाई जा रही हैं पश्चिमी मीडिया के जरिए कि साहब 2000 लोग मार दिए गए, कि 2500 लोग मार दिए गए, अभी तक तो था कि 500 लोग मारे गए, अब ट्रंप ने कल बता दिया कि हजारों मारे गए, वो 12,000 हो गए। अरे भाई 12,000 ट्रंप के मुंह से जितनी संख्या निकली जा रही है वही आधिकारिक मान लिया जा रहा है। आधिकारिक मान लिया जा रहा है। अब यही ट्रंप कह रहे हैं कि पहले बहुत अच्छा था ईरान, और मेरे कुछ मित्रों ने वहां निवेश किया था। अगर पहले बहुत अच्छा था तो पहले आपके कौन से मित्र थे जिन्होंने निवेश किया था? तब क्या खामेनेई वहां नहीं थे? तब क्या वहां इस्लामिक क्रांति जो नहीं थी? भाई ये पहली रजा जो है, शाह जो है, ये तो भागा हुआ है 40 साल पहले से। तो 40 साल की तो आप बात कर रहे हैं ना, 40 साल में आपके मित्र ने वहां निवेश किया और लोग भी बहुत अच्छे थे, ये भी आप कह रहे हैं।
तो लोग वास्तव में वहाँ के बहुत अच्छे हैं। खराब जो है वो अमेरिका है और पश्चिमी मीडिया जो है और यूरोप का जो मीडिया है, यूरोप के जो शासक हैं वो खराब हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने आतंक मचा के रखा हुआ है। और कल अमलेंदु जी, जिस तरीके से जर्मनी के चांसलर फ्रीड्रिश मेर्स ने यहाँ पर ईरान को लेकर जो टिप्पणी की थी, उस पर भी ईरान ने बहुत सख्त आपत्ति जताई है। अरागची वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने मेर्स को भी चेतावनी दी है कि वो क्या कह रहे हैं, और ईरान को इस तरीके से ईरान के बारे में जो खबरें प्लांट की जा रही हैं वो नहीं है, वहां सच्चाई कुछ और है। और कल हम लोगों ने देखा भी था किस तरह से ईरान के 100 शहरों में सरकार के समर्थन में प्रदर्शन हुए। वो जो तस्वीरें आई वहां पर सड़कें पटी हुई थी। जी हाँ, इसको हम लोग देख सकते हैं और इसको हम लोग फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये खामेनेई ने खुद इसको ट्वीट किया है, समीर जी, आप अपने एक्स हैंडल पर। जी बिल्कुल, इसको कल हम लोगों ने दिखाया भी, और वहां डीबी लाइव के हमारे जो साथी हैं जमील जाफरी, वो लाइव भी थे इन प्रदर्शनकारियों के साथ, उन्होंने बातचीत भी की थी उन जगहों से। तो ये तस्वीरें हैं जो ईरान के सरकार के खामेनेई के समर्थन में वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। और कई शहरों में, ऐसा नहीं कि केवल राजधानी तेहरान में, बल्कि वहां पर लगभग 100 शहरों में ये जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें बताया गया है कि ये सरकार के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। और रात के समय वहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनके लिए कहा जा रहा है कि अमेरिका और इस्राइल के समर्थक लोग हैं, उनकी तरफ से भेजे गए लोग हैं, जो कुछ सरकार से नाराज ईरानी लोगों के साथ मिलकर यहां पर एक हिंसक कार्रवाइयां कर रहे हैं। और फिर चेतावनी दी भी थी ईरान की सरकार ने कि उनके साथ उसी तरीके से निपटा जाएगा। और क्योंकि ये देश के साथ ये एक युद्ध छेड़ रहे हैं, वहां पर सरकार के खिलाफ केवल प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, इनके बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बयान दिया है, और वो कई बार 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 इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी जो कुछ वहां कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सीधे तौर पर बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मदद हम भेज रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा है। You have a message for the leaders currently of Iran. Yeah, the message is they've got to show humanity. They've got a big problem, and I hope they're not going to be killing people. And I'm going to have a report very soon. It would seem to me that they have been badly misbehaving, but that is not confirmed. जी बिल्कुल, तो ये रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या ईरान के नेताओं के लिए कोई संदेश है आपके पास, तो कह रहे हैं संदेश यही है कि उन्हें इंसानियत दिखानी होगी। उनके सामने एक बड़ी समस्या है और मुझे उम्मीद है कि वे लोगों को नहीं मारेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि वे बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, तो इंसानियत दिखानी होगी। और वो बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ये मैसेज ईरान को दे रहे हैं। इसराइल किस तरीके से फ़लस्तीन में कर रहा है, खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरह से भारत के नागरिकों को वहां पर जो अवैध तरीके से पहुंचे हुए थे उनको कैसे किस इंसानियत के साथ यहां भेजा था, वो सारी चीजें लोगों को दिखाई पड़ रही हैं। और ईरान की सरकार ने वहां का जो उनका ट्विटर हैंडल है उसमें फ़लस्तीन की कुछ तस्वीरें भी उन्होंने पोस्ट की हैं, जो बहुत ही विभत्स तस्वीरें हैं, वो दिखाई नहीं जा सकती हैं, लेकिन इसके जरिए उन्होंने इंसानियत की परिभाषा बताने की कोशिश की है डोनाल्ड ट्रंप को। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को ये बताने की कोशिश की है। बहुत विभत्स तस्वीरें जो हैं जिस तरीके की हैं, और जो भारत में ईरान का दूतावास है उसने वो तस्वीरें भी पोस्ट की हैं। और सैयद अब्बास अरागची ने जो है वो पोस्ट किया है कि गाजा में जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल मिलकर कर रहे हैं, इस पर आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये वहाँ आपको जायज़ चला रहे हो, आप बता रहे हैं कि अब वहाँ आप जो अपने बस्ती बसाएंगे ट्रंप साहब वहाँ गाजा में, वहाँ जाके आप विकास कार्य करेंगे, तो इंसानों की लाशों पर आप विकास कार्य करेंगे। तो ये वहाँ अब्बास अरागची ने उस ट्वीट भी किया, लेकिन हम लोग दिखा नहीं सकते क्योंकि बहुत विभत्स तस्वीरें हैं और किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के साथ वहाँ जुल्म किए जा रहे हैं, तो ये सब वहाँ देखने में आ रहा है। लेकिन जो रज़ा पहलवी जो वहाँ के शासक रहे, शाह उनके बेटे जो हैं, उन्होंने भी एक अपना वीडियो जारी किया है। पहले ट्रंप ने जारी किया, फिर इनसे जारी करवाया, फिर उसको उस पर फिर ट्रंप ने फिर किया। तो जो रज़ा पहलवी का है वो भी हम लोग सुन सकते हैं वो क्या कहना है, हालांकि वो पर्शियन में कह रहे हैं, लेकिन हम उसका हिंदी अनुवाद बता देंगे। बिल्कुल, ये रज़ा पहलवी जो उन्होंने वहां पर ईरान के लोगों को संदेश दिया है। रज़ा पहलवी ईरान के आखिरी शासक के बेटे हैं और 1979 से, यानी जब ईरान में क्रांति हुई थी और शासक को हटा दिया गया था, वहां पर खामेनेई का शासन आया था, उसके बाद से रज़ा पहलवी विदेश में ही रह रहे हैं, अमेरिका में ही रह रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, और बताया जा रहा है कि रज़ा पहलवी का ये बयान अमेरिका के ही निर्देश पर आया है, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही उन्होंने बयान दिया है। बहरहाल क्या कहा है उन्होंने, सुनते हैं। همیهنانم همانطور که در پیام قبلیم به شما گفتم، صدای شما و شجاعت شما را جهانیان نه تنها دیدن و شنیدن، بلکه دارن اکنون اقدام میکنن.
قاعدتا تا به حال بایستی پیام رئیس جمهور امریکا رو در ضمن شنیده باشید. کمک در راه هست. مبارزه رو همطور که تا به حال انجام دادید ادامه میدید. نگذارید که این نظام شرایط رو عادی جلوه بکند. بعد از این همه کشتار اخیر तो ये रजा पहलवी ने वहाँ पर ईरान के लोगों को संदेश दिया है। ये कह रहे हैं मेरे देशवासियों, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले मैसेज में बताया था, दुनिया ने न सिर्फ आपकी हिम्मत और आवाज़ देखी और सुनी है बल्कि एक्शन भी ले रही है। आपने शायद अब तक यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का मैसेज सुन लिया होगा, मदद आ रही है, लड़ाई जारी रखो, इस सरकार को हालात नॉर्मल मत होने दो। इतनी हत्याओं के बाद हमारे और इस सरकार के बीच खून का समंदर है। इन अपराधियों के नाम लिख लो, एक दिन उन्हें उनके कामों की सज़ा मिलेगी। और मेरा सेना के जवानों के लिए खास मैसेज है, आप ईरान की नेशनल आर्मी है, इस्लामिक रिपब्लिक की आर्मी नहीं। अपने देशवासियों की जान बचाना आपकी ड्यूटी है। आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, जितनी जल्दी हो सके लोगों के साथ जुड़ जाओ। तो ये स्पष्ट दिख रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर वो दे रहे हैं और ये संदेश उन्होंने दिया है। इसके पीछे पूरा का पूरा ट्रंप का हाथ है। मदद आ रही है यानी अमेरिका की सेना, सीधे तौर पर यह चेतावनी है कि अमेरिका की सेना खड़ी है। यानी ये माना जा सकता है कि अमेरिका की सेना कभी भी ईरान पर हमला कर देती है, लेकिन ईरान की जिस तरीके से चेतावनी दी गई है उसको देखते हुए इतना आसान नहीं लग रहा है कि अमेरिका हमला बोल देगा। बिल्कुल समीर जी, इतना आसान नहीं लग रहा है कि अमेरिका हमला बोल देगा। और अगर आप बोलेगा तो उसका पहले ही ईरान जो है वो साफ कह चुका है कि हम फिर ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि आप हम पे हमला करें। हमें जरा भी भनक लगेगी कि आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं तो हम पहले ही आप मतलब हमला कर देंगे और आपके जो सैन्य ठिकाने हैं वो और इजराइल जो है वो हमारे निशाने पर होगा। ये साफ तौर पर वो कहते हुए सुने जाते हैं। वहाँ की जो संसद के स्पीकर हैं कलीबाफ, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा और दो बार कहा, एक बार संसद में कहा और एक बार 12 जनवरी को जब ये प्रदर्शन हुए तो उसमें राष्ट्रपति वहाँ के जो थे मसूद पेजेशियन वो खुद उपस्थित थे। उनकी मौजूदगी में भी कलीबाफ ने फिर से ये बात कही कि हम अमेरिका पर फिर हमला बोल देंगे और हमारी मिसाइल जो है वो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। तो आप अगर ये एडवेंचर करना चाहते हैं तो आप कीजिए, जंग आप शुरू करेंगे, खत्म हम करेंगे, ये साफ तौर पर कहा गया है। और पिछले साल जब 12 दिन की लड़ाई, हाँ ये भी कहा कि आप ईरान को वेनेजुएला मत समझ लीजिए, ये इमाम हुसैन का मुल्क है, ये इमाम हुसैन का मुल्क है, हम आखिरी दम तक आपसे लड़ेंगे, यानी आपको हम सबक सिखाएंगे। ये वहाँ साफ तौर पर कह दिया गया। और ये बात सही है समीर जी कि ईरान जो है इमाम हुसैन का ही मुल्क है और इमाम हुसैन का मुल्क जो है वो इतनी आसानी से अमेरिका के सामने हथियार डाल देगा। अगर ये सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो मुझे लगता है कि शायद अपने लिए दूसरा वियतनाम तैयार करेंगे। जी बिल्कुल नहीं, वो ईरान ने चेतावनी दी है कि आप इस तरह की सोचिए भी मत कि आप हमला कर देंगे। खैर, अमेरिका की ओर से चेतावनी ही दी जा रही है, धमकी ही दी जा रही है, आगे क्या कुछ होता है। लेकिन युद्ध की आशंकाएं या आमने सामने टकराव की आशंकाएं तो बनी ही है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका उकसा रहा है, वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनको शह दे रहा है, उनको समर्थन की बात कर रहा है, सेना भेजने की बात कर रहा है, और इधर ईरान जिस तरीके से अमेरिका को धमकी दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि किसी भी तरह की अगर कार्रवाई की भनक लगती है तो वो ये नहीं देखेगा कि आपने हमला किया है या नहीं किया है, वो प्रतिक्रिया तुरंत देगा। खैर, इधर भी जो जिस तरीके से जर्मनी के चांसलर मेर्स का एक बयान आया और ईरान को लेकर, उस पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। क्या कुछ कहा है कि लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है, उसको भी हम देखते हैं और हिंदी में जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ लिखा है अराक्ची ने। उन्होंने लिखा है कि सभी सरकारों में से जर्मनी की सरकार शायद मानवाधिकारों पर बात करने के लिए सबसे खराब स्थिति में है। इसका कारण सरल है, पिछले कुछ सालों में उसके खुले दोहरे मापदंडों ने उसकी सारी विश्वसनीयता खत्म कर दी है। जब ईरान उन आतंकवादियों को हराता है जो नागरिकों और पुलिस अधिकारियों को मारते हैं, तो जर्मन चांसलर तुरंत ये घोषणा करते हैं कि हिंसा कमजोरी की निशानी है। तो फिर श्री मर्ज गाजा में 70,000 फलस्तीनियों के सामूहिक नरसंहार के लिए अपने पूरे दिल से समर्थन के बारे में क्या कहेंगे? ईरानी ये भी याद करते हैं कि पिछली गर्मियों में जब इसराइल ने हमारे देश में घरों और व्यवसायों पर बमबारी की थी तो मर्स ने इसराइल की कितनी घिनौनी तारीफ की थी। जर्मन चांसलर ने जोर देकर कहा कि वो बिना उकसावे वाली और गैर कानूनी हिंसा इसराइल यूरोप पर गंदा काम करके एहसान कर रहा था। ये तो उस बारे में कुछ भी नहीं है कि जर्मनी हाल ही में अमेरिका द्वारा एक राष्ट्र
राष्ट्राध्यक्ष के अपहरण पर चुप क्यों रहा? मानवाधिकारों और वैधता के बारे में मेरे जर्मन समकक्ष का भाषण उतना ही बेकार है क्योंकि उसके मालिक ने इनमें से किसी को भी बनाए रखने के लिए कुछ नहीं किया है। हम सब पर एक एहसान करो, थोड़ी शर्म करो। इससे भी बेहतर जर्मनी को हमारे क्षेत्र में अपना गैर कानूनी हस्तक्षेप बंद करना चाहिए, जिसमें नरसंहार और आतंकवाद के लिए उसका समर्थन भी शामिल है। तो बहुत एक सख्त टिप्पणी है ये। आईना भी दिखाया है कि आप अमेरिका के दबाव में आप किस तरीके से लोकतंत्र भी भूल जाते हो, मानवीयता भी भूल जाते हो, इंसानियत भी भूल जाते हो। वो याद दिलाई है अब्बास अरागची ने। बिल्कुल, अब्बास अरागची ने यही याद दिलाई है कि आप 70,000 वहाँ फिलिस्तीनियों को मार दिया गया गाजा में, और आपके मुख से एक शब्द नहीं निकला, बल्कि आप उसकी तारीफ कर रहे थे। आप इजराइल के समर्थन में खड़े हुए थे। तो ये आपके मुख से नहीं निकला, तो आप जो है वो किस तरीके से बात कर रहे हैं। और वेनेजुएला को लेकर के आपके मुंह से क्या निकला ट्रंप के लिए? एक संप्रभु राष्ट्र के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया गया उसी के राष्ट्र से। कल को अब क्या ट्रंप चाहेंगे तो मर्स का भी अपहरण करके ले जाएंगे इसी तरीके से। तो ये सवाल जो है वो उठाया तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये कहा गया है। इधर जो भारत में दूतावास है, उसने ईरान का दूतावास है, उसने एक फुटेज जारी किया है समीर जी, और वो फुटेज में जारी करते हुए उसने साफ तौर पे बताया है कि किस तरीके से वहाँ हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं जो कर रहे हैं, और इसकी आड़ में जो है ISIS जैसे हिंसक काम किए गए, वो हम लोग ट्वीट दे सकते हैं, जो लिखा है उन्होंने वो हम लोग बता भी सकते हैं। जी बिल्कुल, वो देखते हैं इस ट्वीट में। ये उसमें क्या जो विजुअल्स जारी किए हैं, जो फुटेज जारी किया है, और कैसे वहां पर हमले हो रहे हैं, और क्या कुछ उसमें लिखा हुआ है कि विदेशी इशारों पर काम करने वाले आतंकवादी समूहों ने विरोध प्रदर्शनों की आड़ में ISIS जैसे हिंसक काम किए। इसके बाद हत्याएं, सिर काटना और शवों को जलाना हुआ। ऐसे कामों को सामान्य बनाने के लिए खतरनाक नतीजे होंगे और इससे वैश्विक नैतिक मूल्यों का पतन हो सकता है। ये वहाँ पर उसने जारी किया है, जो भारत में ईरान का दूतावास है। और ये फुटेज, इस तरह के और भी कई चीज़ें, और ये जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, एक बार फिर उसको देखते हैं कि कैसे आरोप ये कहा जा रहा है, ईरान की सरकार ने भी कहा है और भी कई लोग ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इस्राइल के जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसके लोग काम कर रहे हैं। वो उन प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर ईरान में अस्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ हिंसा कर रहे हैं। सीधे सीधे ये आरोप लगाया है और उसमें लिखा गया है। देखते हैं उस ट्वीट को एक बार फिर से, जो स्क्रीन पर लाते हैं, जिसमें कहा गया है कि कैसे ये इसमें कि मोसाद एजेंट्स आर हाइडिंग एमंग ईरानियन डेमोन्स्ट्रेटर्स। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हामिद दबाशी, और वो ये कह रहे हैं, ये बात ईरान के खमेनेई भी कह चुके हैं, वहाँ के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं। बिल्कुल, वहाँ के राष्ट्रपति भी कह चुके हैं। और ये अभी वहाँ के विदेश मंत्रालय ने UK और जर्मनी के उनको राजदूतों को बुलाया और विजुअल्स दिखाए कि आप ये बताइए कि आप इन्हीं का समर्थन कर रहे हैं, ये जो आतंकवादी हैं घुसे हुए हैं ISIS मोसाद के, आप इनका है समर्थन कर रहे हैं। और समीर जी देखिए, बड़े मजे की बात यह है कि सीरिया में यही अमेरिका जो है वो ISIS को मदद कर रहा है। वहां तख्ता पलट करा दिया ISIS की मदद से, और सब जगह बता रहे हैं साहब ISIS जो आतंकवादी है। तो भाई अगर वो आतंकवादी तो आप वहाँ की मदद क्यों कर रहे थे? तो यह इसीलिए जो है ये, तो ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हामिद दबाशी हैं, उनका जो है एक, हालांकि वो किसी दूसरे मीडिया संस्थान का है तो इसलिए हम वो वीडियो सुना नहीं सकते, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट जो ईरान इन इंडिया ने किया है पोस्ट, तो हम बता सकते हैं। बता रहे हैं कि जो जेनोसाइड हो रहा है फिलिस्तीन में, वो और जो ये गवर्नमेंट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं ईरान में, इन दोनों के पीछे जो है वो मोसाद के लोग जो हैं ये वो साफ तौर पर कहते हुए सुने जा सकते हैं। बिल्कुल, वहां पर की मोसाद जो है वो इजराइल की खुफिया एजेंसी है जो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाती है। जी बिल्कुल, उसके लिए और उसको पूरी तरह से जिम्मेदार ये बताया जा रहा है कि वहां पर वो लोग हैं, क्योंकि अक्सर ये जो कहा जा रहा है कि ये प्रदर्शनकारी है, इनकी ये हिंसक वारदातें कर रहे हैं और वो भी रात के समय। लेकिन ईरान के तमाम लोग, जिस तरह से जो कल तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी, वो अभी आज भी देखी हम लोगों ने अपने कार्यक्रम में, कि कैसे ईरान के तमाम शहरों में खमेनेई के
समर्थन में, ईरान की सरकार के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। यानी बड़ी संख्या में जो लोग हैं उनको ईरान की सरकार से नाराजगी नहीं है, और नाराजगी अगर है तो अपनी सरकार से है। वो अपने तरीके से, चूंकि इसको बहुत सारे विशेषज्ञ भी, अमलेंदु जी जो है उसमें मिडिल ईस्ट के बारे में, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि वहाँ, या कल हमारे जो साथी हैं जाफरी साहब, उन्होंने भी ये बताया कि जिनका विरोध है, बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई है, रियाल की कीमतें जो जिस तरीके से घटी हैं, इन सब को लेकर नाराजगी है, लेकिन सरकार उस नाराजगी को दूर करने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए तैयार है, कह भी रही है और बातचीत भी हो रही है। लेकिन वो प्रदर्शनकारी सरकार के निशाने पर है या सुरक्षा बलों के निशाने पर है जो वहां हिंसक वारदातें कर रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, जो वहाँ हिंसक वारदात कर रहे हैं वो निशाने पर, और क्यों नहीं होंगे। मान लीजिए कल को यहाँ कोई हिंसक वारदात करने लगे तो क्या सरकार को निशाने पर नहीं होगा? तो यहाँ भी होगा। तो जहाँ भी आप हिंसक वारदात करेंगे तो वहाँ तो निश्चित तौर पे आप सरकार के निशाने पे होंगे। कोई भी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि आप हिंसा करें और आप जो है वो राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान पहुँचाएं। और पीछे से आपको, अब तो रजा पहलवी खुलकर कह रहा है, ट्रंप भी खुलकर कह रहा है कि भाई जाके वहाँ हमला करो, जाके वहाँ संस्थानों पर कब्जे कर लो। तो जब आप इस तरह की बात करेंगे तो इस पर क्यों नहीं होगा। और वहाँ के जो हालात हैं समीर जी, कल हम लोगों ने सुनवाया भी था उनका, विक्रम मिस्री जो हम लोग के विदेश सचिव हैं भारत के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय तमाम वहाँ सुरक्षित हैं, हमारा दूतावास का उनसे संपर्क है, ये सारी बातें कही। तो वो खुद कह रहे हैं। हम लोग फिर एक बार सुन सकते हैं, कल भी हम सुनवाया था, आज भी हम सुनवा सकते हैं कि विक्रम मिस्री जो है वो कह क्या रहे हैं। जी बिल्कुल, विक्रम मिस्री ने जो कहा था कि ईरान में जो भारतीय है, दूतावास में है या वहाँ जो काम कर रहे हैं कई जगहों पर, वो लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। और यही नहीं, जो हमारे साथी हैं डीवी लाइव के साथी जाफरी साहब, उनका भी कल उन्होंने जो रिपोर्ट भेजी थी, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा था कि यहाँ किसी तरह का न तो ईरान के लोगों को कोई डर है, दिक्कत है, और न ही वहाँ जो बाहर के दूसरे देशों के लोग रह रहे हैं जिनमें भारतीय भी शामिल है। तो सुनते हैं विक्रम मिस्री विदेश सचिव क्या कह रहे हैं। On Iran and Greenland, these are, I mean, I won't be able to go into the details of what the two leaders discussed, but insofar as the situation in Iran is concerned, I mean, it's a country that we have a very close relationship with, so we are watching the developments that are taking place there, the disturbances that one can see on the streets over there. We have a significant community of expatriate Indians and also students from India in Iran. Our embassy, despite the restrictions that are in place on information, etc., has been able to reach out to the student community and तो ये विक्रम मिस्री कह रहे हैं कि ईरान में यहाँ पर दूतावास से संपर्क है और बिल्कुल की कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, चाहे छात्र हों, चाहे वहाँ कामगार हों या फिर दूतावास के कर्मचारी हों, वो बहुत आराम से वहाँ पर रह रहे हैं। और इधर बीच अगर हम बात करें जिस तरीके से SIR को लेकर, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर लगातार एक हंगामा मचा हुआ है, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर सुनवाई चल रही है, सोमवार को फिर सुनवाई होनी है। इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है और चुनाव आयोग के खिलाफ जो कुछ उसकी कार्यशैली है, जो तमाम आरोप लग रहे हैं, उस पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा है कि यहां किस तरीके से चुनाव आयोग जब उसकी एक तरकीब फेल होने लगती है तो वो फिर मतदाता सूची में गड़बड़ी करना हो या फिर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करना हो, वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, उसके लिए वो नई तरकीब, दूसरी तरकीब निकाल लेता है जब देखता है कि एक तरकीब उसकी फेल हो रही है। पहले सुन लेते हैं ममता बनर्जी ने क्या कहा है। আজকে কি করেছে 13 আর 14 টার্গেট করেছে, আমাদের কাছে খবর এসেছে প্রত্যেকটা ব্লকে ব্লকে। কারণটা কি, আমাদের কাছে স্পেসিফিক খবর আছে। সেখানে কি করছে, মাইক্রো অবজারভার বসে আছে কিছু গদ্দার আর কিছু বিজেপি দালাল দলদাস কৃতদাস, যারা কেউ গেলেই বলছে অ্যান্টি বেঙ্গলি এবং লিখে দিচ্ছে যে নট ফাউন্ডিং এন এভিডেন্স, কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি। ওয়ারাস যে লোকটা যাচ্ছে তার সব ডকুমেন্ট নিয়ে তাকে কিন্তু কোনো রিসিট দেওয়া হচ্ছে। আর এই 13-14 বিজেপির প্ল্যান হচ্ছে পাঞ্চ বাল্ক ভোটার লিস্ট যাতে আরো বাদ যায় যারা বেঁচে আছে। 13-14 পর্যন্ত হিয়ারিং হবে বলে দিয়েছে হঠাৎ করে। এটা হোয়াটসঅ্যাপ ইলেকশন কমিশন। একদিকে গঙ্গাসাগর মেলা চলছে, কোটি তীর্থযাত্রীকে নিয়ে প্রশাসন হিমশিম খাচ্ছেন, জলে কি করে তাদের পার করবেন আর কি করে তাদের নিয়ে যাবেন। আর সেই সময়
तो कह रही ममता बनर्जी की भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करते हुए चुनाव आयोग ने बार बार नियम बदले हैं, अपने ऐप पर नए नोटिफिकेशन जारी किए हैं, नए निर्देश दिए हैं और जनता ये राजनीतिक स्टेक होल्डर से बिना किसी सलाह मशविरे के मनमाने ढंग से टाइमलाइन बदली है। ये तदर्थ और अपारदर्शी कामकाज अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें टाइमलाइन में एक और बदलाव अनौपचारिक रूप से व्हाट्सएप पर बताया गया है। इस मनमानी का नतीजा सबसे कमजोर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की अस्पष्ट और अनिश्चित कैटेगरी में धकेले गए वोटर्स अब अपने सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित होने के असली खतरे का सामना कर रहे हैं, जिससे चुनावी लोकतंत्र की नींव ही कमजोर हो रही है। ये कहा है उन्होंने कि अब एक तरकीब जब फेल होती है तो इस समय एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम से मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाया जा रहा है, हटाने की कोशिश की गई है। लाखों लोग हटा दिए गए और अभी कई लोग लगभग कुल मिलाकर लगभग 1.5 करोड़ लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का टारगेट रखा हुआ है चुनाव आयोग ने। ये कह रही है ममता बनर्जी। हाँ बिल्कुल, ये 1.5 करोड़ लोगों को बाहर रखने का टारगेट रखा हुआ है और 1 करोड़ 30 लाख लोगों को तो नोटिस इशू किए जा चुके हैं इसी के डिस्क्रिपेंसी के नाम पर। तो ये ममता बनर्जी जो है कह रही है कि ये बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है, चूंकि ये कहा जा रहा है समीर जी कि बीजेपी को बंगाल जीतने के लिए कम से कम 2 करोड़ नाम काटने होंगे। बिहार में नाम कम काटने थे तो कम कटे वहाँ, तो यहाँ कम से कम 2 करोड़ नाम काटने होंगे। और चूंकि यहाँ जिस तरीके से ये भी ममता बनर्जी का आरोप है कि BLO और ERO DRO जो है वो नाम नहीं काटते हैं, लेकिन माइक्रो ऑब्जर्वर जो है वो उठा के नाम काट दे रहा है। जी हाँ। तो माइक्रो ऑब्जर्वर दिल्ली से भेजे गए हैं, जिसको ये अधिकार ही नहीं है, हाँ। माइक्रो ऑब्जर्वर को अधिकार ही नहीं है, तो माइक्रो ऑब्जर्वर नाम जो है वो काट दे रहा है। तो ये संविधान में ये है ही नहीं कि माइक्रो ऑब्जर्वर नाम काट सके। जो भी करना है वो ERO DRO 2 ही को जो है ये अधिकार है, वही कर सकता है, लेकिन वो वहां नहीं किया रहा। इसको लेकर भी ममता बनर्जी ने बहुत तीखा हमला जो है वो बोला है। और ममता बनर्जी ने साफ तौर पर समीर जी ये कहा है कि ये एक तरीके से जो चुनाव आयोग कर रहा है ये बीजेपी के इशारे पर और बंगाल का चुनाव लूटने के लिए जो है ये काम किया जा रहा है समीर जी। बिल्कुल, उसको इसको ERO और RO को लेकर उन्होंने कहा है कि ये जो काम करना चाहिए वहां पर मतदाता सूची से किसका नाम हटाया जाना है, किसको नोटिस भेजा जाना है, ये काम जिसको करना चाहिए उसको नहीं करने दिया जा रहा है। ये केंद्रीय स्तर पर सीधे चुनाव आयोग की ओर से ही लिस्ट तैयार हो जा रही है और वही लोग इसको कर रहे हैं जो पूरी तरह से नियमों के विपरीत है, नियमों के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके खिलाफ है। और चुनाव आयोग इन सब नियम कानून को धता बताकर काम कर रहा है, बिल्कुल मनमाने तरीके से, न किसी से पूछ रहा है, न किसी से कोई चर्चा कर रहा है, न कोई विमर्श कर रहा है। सुनते हैं इसको लेकर क्या कहा है ममता बनर्जी ने। প্রথম পর্যায়ে যে 54 লক্ষকে বাদ দিয়ে দিল একতরফা ভাবে, তাদের কিন্তু ফর্ম 7 আর ফর্ম 8 ফিল আপ করার অধিকার আছে। এক তো কেউ জানতেই পারলো না 54 লক্ষ কাদের নাম বাদ দেওয়া হলো, না দিয়েছে এই লিস্টটা কোনো পার্টিকে, এবং আমরা কিন্তু সেই ড্রাফট লিস্টটা আজ পর্যন্ত দেখতে পাইনি। লজিস্টিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির নামে আরো 1,33,00,000 থেকে 36 লক্ষ নামের তালিকা করেছেন, যে তালিকা আমাদের কারো কাছে নেই। প্রত্যেকটা পুলিশ স্টেশন অনুযায়ী কোথাও BLO, কোথাও ERO, কোথাও DM অফিস, কোথাও SDO অফিস থ্রেট করে কোথাও 10,000 লোকের নাম একসাথে নিয়ে গেছে বাল্ক, যেটা ইললিগাল করতে পারে না আরো জীবন্ত লোকেদের নাম বাদ দিতে। খাতরায় ধরা পড়েছে আনঅথরাইজড একটা BLA ম্যাক্সিমাম অ্যাজ পার ইলেকশন রুল 7 জনের কমপ্লেন জমা দিতে পারে, তাহলে 9,000 10,000 কি করে নিয়ে যাচ্ছে? মালদায় ফেলে দিয়ে চলে গেছে কয়েক হাজার, সব বিহারের লোক मैक्सिमम खतरा धरा। तो कह रही ममता बनर्जी की भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने बंगाल में लापरवाही और बिना सोचे समझे तरीके से SIR किया, जिसके चलते वोटर लिस्ट से करीब 58 लाख नाम हटा दिए गए। जब इस बड़े पैमाने पर नाम हटाने से भी बीजेपी के राजनीतिक मकसद पूरे नहीं हुए तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नाम की एक नई और संदिग्ध कैटेगरी बनाई गई, जिससे 1,36,00,000 वोटर्स को सुनवाई का सामना करना पड़ा, जबकि कमीशन ने नामों की पूरी लिस्ट भी जारी नहीं की। फिर भी संतुष्ट न होकर बीजेपी ने अब लोकतंत्र पर इस हमले को और बढ़ा दिया है। वे दूसरे राज्यों से लोगों को ला रहे हैं, गाड़ियों में हजारों फॉर्म साथ भरकर ला रहे हैं और असली वोटर्स के बड़े पैमाने पर नाम हटाने के लिए जबरदस्ती उन्हें जमा करा रहे हैं। बंगाल में तैनात माइक्रो ऑब्जर्वर खुलेआम ERO और AERO पर इन बल्क सबमिशन को स्वीकार करने का दबाव डाल रहे हैं।
हैं, जो खुद चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए चुनावी नियमों का उल्लंघन है। ये बंगाल को वोट के अधिकार से वंचित करने की एक सोची समझी साजिश है, जिसे डराने, धमकाने, हेरफेर और संवैधानिक अधिकार के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के जरिए अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये ममता बनर्जी ने कल साफ तौर पर आरोप लगाया कि इस तरीके से वहाँ जो है वो ये जो किया जा रहा है, मतलब जो बीजेपी के लोग हैं उनकी वो किस तरीके से वहाँ वोट बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ये उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। और ये भी उनका आरोप है कि इसके लिए बड़े पैमाने पर फर्जी जो है वो फॉर्म भरे जा रहे हैं, और ये फर्जी फॉर्म जो हैं ये बीजेपी के लोग भर रहे हैं। और कल समीर जी, बांकुड़ा जो जिला है वहाँ का, वहाँ एक वाहन जो है वो बरामद हुआ जिसमें एसआईआर से भरे फॉर्म थे, और फिर वो उसमें जब पकड़ा गया तो मालूम पड़ा कि उसमें 2 बीजेपी के नेता जो हैं वो उन फॉर्म को लेके जा रहे थे, और वो फॉर्म जो थे वो भरे जाने थे, मतलब नकली वोट बनाए जाने थे और नाम काटे जाने थे। फॉर्म 6 और फॉर्म 7 उसमें भरे हुए थे। उसमें 2 बीजेपी के नेता गिरफ्तार भी किए गए हैं। टीएमसी के लोगों ने वो वाहन पकड़ा, उसके बाद 2 जो उसमें थे बीजेपी के नेता वो पकड़े गए। तो यानी किस तरीके से वहाँ बीजेपी एसआईआर के नाम पर वोट काटने का और घपला वोट घोटाला करने की कोशिश कर रही है, ये उस बांकुड़ा की घटना से सामने आया है। और ममता बनर्जी ने भी, जो हम लोगों ने अभी बाइट सुनवाई उसकी, उसमें उस घटना का जिक्र भी किया है कि बीजेपी के लोग किस तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीजें वहां से सामने आ रही है। और यही बात कह रहे हैं संजय राउत, जो शिवसेना के नेता हैं, यूबीटी शिवसेना यूबीटी के सांसद हैं। वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी बिल्कुल सही कह रही हैं, चुनाव आयोग नई नई तरकीबें निकालता है हेर फेर करने की, और जब उनका खुलासा हो जाता है तो वो कोई दूसरा रास्ता निकालने लगता है। सुनते हैं संजय राउत को क्या कह रहे हैं। देखिए, बिहार में लगभग 60 लाख के आसपास नाम कट कर गए बिहार में। महाराष्ट्र में भी यही हो गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 1.25 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश से काटने का काम जोर से चल रहा है उत्तर प्रदेश पे। वहां भी चुनाव हो गया आने वाले में। और पश्चिम बंगाल का आंकड़ा कितना दिया आपने? 54 लाख। 54 लाख। एक राज्य में 54 लाख 54 लाख वोटर्स का नाम काटना, ये निर्णय बदलने में सक्षमता रखते हैं। बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी सीधे तरीके से कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान फेल हो गया है। पश्चिम बंगाल में अब हिंदू मुसलमान नहीं, पीडी और तृणमूल कांग्रेस का मुद्दा चलेगा। और इसीलिए ये लगभग 60 लाख वोट काटने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की है। लेकिन फिर भी ममता दीदी भारी बहुमत से जीतेगी। कि ये 60 लाख वोट काटने की साजिश है, वहां पर और तरकीब नहीं चली, हिंदू मुसलमान नहीं चला, इसलिए ये किया जा रहा है। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी जीतेंगे, ये संजय राउत कह रहे हैं सीधे सीधे। लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग एक के बाद एक तमाम मामलों में गिरा जा रहा है, बहुत सारे उसके जो चीज़ें हैं वो पकड़ में आ रही हैं, शिकायतें हो रही हैं, उनका संज्ञान तो लेने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि चुनाव आयोग किसी बात का संज्ञान लेता नहीं है। विपक्ष के आरोपों को वो सीधे इग्नोर कर देता है, मना कर देता है। लेकिन तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर BLOs के ऊपर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, यहाँ ERO अधिकारी जो है वो राज्य सरकार के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन पर जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा है, दबाव की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है, इसकी शिकायत भी की गई। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग को कोई जानकारी ही नहीं रहती कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। पर राज्य निर्वाचन आयोग को तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने ज्ञापन दिया कल, और उसमें ये कहा गया कि जो चीज़ें जो कुछ हुआ है वहाँ पर, किस BLOs के ऊपर जो दबाव है, जो कुछ भी शिकायतें मिल रही है, उन सारी चीजों को लेकर। और तन्मय घोष तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, इस ज्ञापन को देने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की, क्या कुछ कहा, ज्ञापन में क्या कहा गया है, सुनते हैं तन्मय घोष को। No, it is very important that the way SIR is happening in Bengal, already more than 70 people lost their life, and not only that, the renounced and very much well-known people like Professor Amartya Sen, Dev, or even Mohammad Shami, poet Joy Goswami, they are also being called. This is not fair. So we are feeling that the people of Bengal are unnecessarily harassed. So there are so many concerns, like a person aged 104 years old. She has to come for hearing. This is not done. So
for trans people. What is their identity? They don't have their identity before 2002. 2002. तो तन्मय घोष ही कह रहे हैं कि क्या किस तरीके से ये जो चुनाव SIR हो रहा है वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि अमर्त्य सेन जैसे लोगों को नाम काट दिया जा रहा है, उनको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। और बहुत वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है कि बंगाल में जिस तरह से SIR हो रहा है उसमें पहले से ही 70 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन जैसे जाने माने और मशहूर लोगों को भी बुलाया जा रहा है, जो सही नहीं है। हमें लगता है कि बंगाल के लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर लोगों की पहचान क्या है, 2002 से पहले उनकी कोई पहचान नहीं थी। हमने डिप्टी CEO के सामने ऐसी चिंताएं जाहिर की हैं। उन्होंने वादा किया कि पूरे मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ चर्चा की जाएगी। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग के साथ चर्चा की जाएगी, लेकिन चुनाव आयोग तो उसको सुनने को तैयार ही नहीं है। वो तो अपने जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी सुनने को तैयार नहीं है। उसे राज्य निर्वाचन आयोग के पे भी भरोसा नहीं है। दिल्ली से माइक्रो ऑब्जर्वर भेज दिए गए हैं। तो ये दिल्ली से माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों भेज दिए गए जब वहाँ राज्य निर्वाचन आयोग है? तो वहाँ आप यहाँ से आप क्यों भेज रहे हैं? तो ये इसका मतलब कि जो काम सौंपा गया होगा ज्ञानेश कुमार जी को, जैसा कि आरोप है ममता बनर्जी का कि बीजेपी ने जो उनको काम सौंपा है वो पूरा नहीं हो पाया इसमें, तो अब ये जबरदस्ती नाम काटने के लिए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो है ये एक टर्म निकाल लिया गया। इसके जरिए अब जो है 1 करोड़ 30 लाख लोगों के नाम काटे जाने हैं। 65 लाख नाम हम पहले ही काट दिए। तो ये आपको सेना के बड़े अफसर कह रहे हैं कि हमको बुलाया जा रहा है। उन्होंने तो सुझाव भी दिया है। एडमिरल अरुण प्रकाश जो 1971 के युद्ध के हीरो हैं और नेवी के चीफ रह चुके हैं, यानी नेवी का चीफ जो है आप उसको कह रहे हैं कि आकर साबित करो कि तुम भारत के नागरिक हो। ये और 82 साल के वो खुद हाँ पूरे परिवार के साथ, और पत्नी 78 साल की, 18 किलोमीटर दूर बुलाया जा रहा है। दोनों को अलग अलग दिन आइए आप। तो ये जो है देखने में आ रहा है समीर जी। ये बिल्कुल। तो यहाँ चुनाव आयोग घिरा है, नजर आ रहा है और अपनी एक के बाद एक नई तरकीब निकाल रहा है कि कैसे वो बीजेपी को फायदा पहुंचाए। ये आरोप है विपक्षी पार्टियों के। तृणमूल कांग्रेस कह रही है पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है और वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को ये नाम मतदाता सूची से काटने की तैयारी हो रही है। कटे भी हैं 58 लाख मतदाताओं के नाम, अभी और काटे जाएंगे जब फाइनल लिस्ट आएगी। लेकिन इन सारी चीजों को लेकर वहां पर जबरदस्त विरोध झेलना पड़ रहा है चुनाव आयोग को। और चाहे वहां प्रदर्शन भी हो रहे हैं, चुनाव आयोग से प्रतिनिधिमंडल भी मिल रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह सबसे हैरानी की बात है। अब सोमवार का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर सुनवाई हो जाती है अमलेंदु जी सुप्रीम कोर्ट में, हाँ सुनवाई तो होगी समीर जी, सुनवाई तो होगी, लेकिन वो ये है कि पहले जरूरी मुद्दे सुने जाएंगे फिर ये सुना जाएगा, क्योंकि ये जरूरी मुद्दा तो है नहीं। उसी चक्कर में तो कई तारीखें, हाँ उसी में कई तारीखें लग गई। ये जरूरी मुद्दा तो है नहीं। जरूरी मुद्दा जो है कुत्तों का था तो उस पर सुनवाई हो गई, उस पर आदेश भी आ गया है। तो ये तो बहुत जरूरी मुद्दा नहीं है, तो ये तो कभी भी आदेश आ सकता है। 20 साल तक भी सुनवाई चलेगी, उसके बाद भी आदेश आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी मुद्दा नहीं है, जरूरी मुद्दे पर होगी, लेकिन सोमवार को होनी है सुनवाई। लेकिन इसके साथ साथ जो इम्यूनिटी दी गई चुनाव आयुक्तों को, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त हुआ है और कहा है कि ये जो राष्ट्रपति को भी नहीं है, ये इम्यूनिटी इनको क्यों दे दी गई है? किसी को इस तरह की इम्यूनिटी नहीं है कि आप नौकरी से हटने के बाद भी, आप पद से हटने के बाद भी आपको ये इम्यूनिटी हासिल है। इसको लेकर जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट को लगा होगा ये प्रिविलेज तो हमको भी नहीं मिला है, कोर्ट को भी नहीं है, लेकिन ये चुनाव आयोग ऐसी कौन सी ऐसा क्या है जो भाई उसको तो देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना, कायम रखना, उसको सुधारना वो काम है। चुनाव कराना, उसको ऐसी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? ऐसी क्या सिक्योरिटी? और आखिर आपको निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी चुनाव कराने में आपको ऐसा क्या घपला करना पड़ेगा जिससे आपको इम्यूनिटी चाहिए? जी हाँ, भाई स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कोई घपला थोड़ी ना करना है। इसलिए इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आगे आया, इसलिए आ गया है कि ये तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई इसका मतलब दिया गया तो इसलिए दिया गया, वरना स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव कराना है तो उसके लिए कोई घपला करने की आवश्यकता है नहीं। क्योंकि राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि घपलेबाजी में जो पकड़ा जाएगा वो ये ना सोचे कि रिटायरमेंट के बाद कार्रवाई नहीं होगी। तो अब ये सोचें ज्ञानेश कुमार जी, राजीव कुमार जी और विवेक जोशी जी, सुखबीर सिंह संधू जी, जो भी उनको सोचना है वो सोचें क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर अब विचार
विचार करेगा और इसको निरस्त भी किया जा सकता है इस अधिनियम की इस धारा को, समीर जी। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन इस पर बहस निश्चित तौर पर अब होगी। जी बिल्कुल, और इस पर होगी, लेकिन कई मोर्चों पर चुनाव आयोग घिरा हुआ है और इधर सरकार भी कई मोर्चे पर घिरी हुई है। खासकर जिस तरीके से चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं के साथ मुलाकात कर रहा है। आरएसएस के नेताओं के साथ तो तस्वीरें अभी नहीं आई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो तस्वीरें आई हैं उसको लेकर विपक्षी दलों ने जमकर घेरा है। कांग्रेस पार्टी ने कल वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जवाब मांगा है कि यहां उसी समय वहां पर चीन की सरकारी प्रवक्ता जो है वो कह रही हैं कि जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है वो हमारा है, उस पर अपना दावा ठोक रही है और यहां उनके प्रतिनिधिमंडल से बात हो रही है। और अमलेंदु जी, अब वो भी चर्चा हुई कि 2009 में भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिला। वो पुरानी खबरें उनका स्क्रीनशॉट भी इस समय जमकर वायरल हो रहा है कि पुराना रिश्ता है, ये नया रिश्ता नहीं है। पुराना रिश्ता है और प्रधानमंत्री मोदी जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कई बार वह चीन जा चुके हैं, तो पुराना रिश्ता है चीन के साथ। और बताया ही था, वो झूला झुलाया था शी जिनपिंग को, बताया था कि ह्वेनसांग उनके गांव में भी आया था, बचपन में साथ साथ मगरमच्छ पकड़, गांव से चल के इनके हाँ शी जिनपिंग के गांव से चल के इनके गांव तक आया था। दोनों बचपन में साथ साथ मगरमच्छ पकड़ा करते थे, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी। तो ये रिश्ता है बहुत सारा, इसलिए आते हैं वो तमाम बनी कार्टून जो है कि साथ साथ मगरमच्छ पकड़ा है। भाई पकड़ा हो ना पकड़ा हो, लेकिन अखिलेश यादव जो है उन्होंने इसको लेकर बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, समीर जी। बिल्कुल, सो देखते हैं अखिलेश यादव का ट्वीट क्या लिखा है उन्होंने। और कह रहे हैं कि भाजपा और उनके संगी साथी स्वदेशी करते करते परदेसी हो गए क्या? कहाँ तो चीन से आयात का विरोध कर रहे थे, यहाँ तो साक्षात स्वागत कर रहे हैं। लगता है भाजपा के वैचारिक उस्ताद पड़ोसी देश से एक दलीय व्यवस्था का मास्टर क्लास ले रहे हैं। मिलने वालों को मालूम है क्या कि वो भारत आकर जिससे मिल रहे हैं उनका कागजों पर कोई अता पता नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनका कहीं कोई पंजीयन नहीं है। आज बात मुलाकात तक पहुंच गई, इसका मतलब तैयारी कई सालों से चल रही थी। फिर ये बहिष्कार का ड्रामा क्या भाजपाई अपने समर्थकों की आंख में धूल झोंकने के लिए कर रहे थे? भाजपा के उन बेचारे समर्थकों के चेहरे आज कोई जाकर देखे जो चीनी सामान के बहिष्कार के लिए दरवाजे खटखटाते घूम रहे थे। बेचारे आज बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं और आपस में व्हाट्सएप मैसेज करके कह रहे हैं, सुना तो था कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, पर हमको ही धोखा दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। अब उनको अपने वैचारिक पूर्वजों की तरह भूमिगत होना पड़ेगा। ये समर्थक रंगे सियार की उस कहानी को भूल गए थे जिसका राज एक दिन पानी बरसने पर खुल जाता है। बहुत एक व्यंग्य भी है, तल्ख टिप्पणी है, लेकिन जो बातें कह रहे हैं वो बहुत हैरान करने वाली। और ये बात सही है अमलेंदु जी, तमाम जो बीजेपी के बहुत हार्डकोर सपोर्टर हैं उनको भी धक्का लगा है। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया पर हर बात में सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते रहते हैं या उनके विरोध में कोई अगर लिखा है तो टूट पड़ते हैं, वो भी इसको लेकर बड़े आहत महसूस कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा आहत महसूस कर रहे हैं कि भाई मोदी जी ने तो ये काम क्या कर दिया। यहाँ तो गाली दिलवाते थे शी जिनपिंग को और अब जो है उसी के साथ नमस्ते सदा वसले कर रहे हैं। शी जिनपिंग के साथ खड़े, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बीजेपी। अच्छा ये देखिए समीर जी, यहाँ का वामपंथी देशद्रोही गद्दार है और चीन का वामपंथी जो है वो देशभक्त हो गया। मतलब ये उलटवासी आप देखिए, यहाँ वामपंथियों कहेंगे गद्दार और क्या टुकड़े गैंग और क्या सब चीन से वो संचालित होता है। न्यूज क्लिक जो था उस पर तो छापाई इसलिए ईडी का पड़ा साहब वो चीन से फंडिंग हो रही थी और भारत विरोधी जो था वो किया था। अब ये क्या है, क्या बीजेपी के दफ्तर पे पड़े छापा कि चीन से फंडिंग ले रहे हो, चीन के साथ मिलकर देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो। तो ये समीर जी, ये उलटवासियां जो हैं ये बीजेपी को उल्टी पड़ने वाली हैं, ये बीजेपी अब समझ नहीं रही। जी बिल्कुल, और इसको लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी एक बयान दिया है, टिप्पणी की है। क्या कुछ कहा है, सुनते हैं उन्हें। 100 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया, जो सचगाम वैली के ऊपर भी स्टैंड लेते हुए उन्होंने कहा कि साफ तौर पर उन्होंने रिट्रिएट किया इस बात को कि जो 1963 में पाक चाइना का जो पैक्ट हुआ वो एक तरीके से इलीगल है और अनएक्सेप्टेबल है। जो चाइना की तरफ से चीजें हो रही हैं पाकिस्तान और चाइना कर रहा है। इसी बीच जो है राजौरी में जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहां पर जो है मल्टीपल ड्रोन्स का मूवमेंट कल देखा गया और चाइना भी अपने स्टांस पे कायम है कि जो सचगाम वैली है वो चाइना की टेरिटरी है। आप इन दोनों बातों देखिए,
सर्वप्रथम आपकी दोनों बातों के साथ एक तीसरी बात जो आपके प्रश्न के संदर्भ में नहीं आई कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन है और यहाँ इंडिया में है और उनकी सबसे प्रचारित प्रसारित मुलाकात विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ हुई। ये उस जसगांव वैली का जिक्र हो रहा है तब जब वो सब यहाँ हैं। माननीय हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं उनकी बात से कोई इत्तेफाक क्यों न रखे, देश के हैं, लेकिन जो चिंता का सबब मेरे लिए है कि पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम सबको ये पता था कि अप्रत्यक्ष रूप से कौन था पाकिस्तान के पीछे। प्रधानमंत्री जी को भी अंदर से एहसास होगा, हमारी सेना को एहसास है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आज जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ ये बैठक हो रही है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की, प्रधानमंत्री जी तो माओवाद के बहुत खिलाफ बोलते हैं। आप उनको गलबैया माओ से संबंध विच्छेद तो चाइना का नहीं हुआ। चाइना की पूरी पॉलिटिक्स के जनक वो हैं। तो मेरा मानना है कि इतनी विडंबनाओं के बीच में गवर्नेंस सर्कस की तरह ना दिखे। ये ना दिखे कि आज फलाना चीज बैन कर दिया। क्या किया था बैन? टिकटॉक। अब चर्चा चल रही है कि उन्हें ठेके भी मिलेंगे, सरकारी कामों में इन्वॉल्व किया जाएगा, बड़ी बड़ी बातें। मेरा मानना है कि समग्रता में अगर चीजों को देखें तो मेरे लिए चिंता का सबब यह है ना कि फॉरेन पॉलिसी का आइडिया इस सरकार के लिए फॉरेन होता जा रहा है। आपने जो जिक्र किया तो ये चीन के साथ किस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं हम लेंदु जी कि एक सर्कस की तरह से न दिखाई पड़े विदेश नीति, गवर्नेंस यहाँ पर कैसे हो रहा है। एक दिन होगा जिसमें चीन की बुराई होने लगेगी, यहाँ उसके टिकटॉक और उसकी चीज़ों को बैन कर दिया जाएगा, दूसरे दिन उन्हीं को बुला लिया जाएगा, झूला झुलाया जाएगा, एक दिन अमेरिका के साथ दोस्ती दिखाई जाएगी, फिर उसके साथ दुश्मनी दिखाई। ये सब क्या हो रहा है? वही बिल्कुल एक तरीके से जो कहा जा रहा है कि विदेश नीति किस तरीके से जा रही है, विदेश नीति एक बिल्कुल जैसे उसको सर्कस बना दिया गया है, यही कह रहे हैं मनोज झा। हाँ बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि विदेश नीति को पूरी तरीके से सर्कस बना दिया गया और समझिए देखने में भी आ रहा है कि पूरी तरीके से सर्कस बना दिया गया। पहले तो साहब ट्रंप के गले पड़ते थे, अब शी जिनपिंग के गले पड़ रहे हैं। उनके भी पहले पड़ चुके हाँ, पहले उनके भी पड़ चुके थे। हाँ, झटका दे दिया। तो अब फिर जाके फिर पुतिन को बुला लिया, पुतिन के गले पड़ रहे हैं। तो भाई किसी एक के गले पड़ो ना कि सबके गले पड़ोगे। अब सही, पहली बात तो ये कि गले पड़ने की क्या जरूरत है? विदेश नीति गले पड़ने से, पतंग उड़ाने से थोड़ी मजबूत होती है। लेकिन उनको लगता है कि उनके पतंग उड़ाने से और गले पड़ने से ही जो है विदेश नीति है, यही विदेश नीति होती है। समझिए दिक्कत यही होती है कि जब मतलब इस तरीके के लोग के हाथ में सत्ता आती है तो उनको लगता है कि उनके व्यक्तिगत का बड़ा अलग चीज़ है, बहुत कायदे के लोगों को देश मिला करता है। ये दुर्भाग्य कहिए इस देश का और मोदी जी का सौभाग्य कहिए कि उनको जो है 12 साल से सत्ता हासिल है इस देश की। तो लेकिन इस देश में जो आपको मिला है तो उसको संभाल के रखो भाई। क्यों कवाड़ा देश का करना चाहते हो? जब जाओ रुखसत हो तो कम से कम ये तो हो कि भाई मोदी जी ने देश का कवाड़ा नहीं किया, ठीक नहीं किया, लेकिन आप तो कवाड़ा करके जा रहे हैं तो इसी रूप में आपको याद रखा जाएगा। अब इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है, एक वीडियो जारी किया है। वो उनका अपना वीडियो है, क्या कुछ उस वीडियो में दिखाया गया है, क्या कहा गया है, देखते हैं। The Chinese dragon isn't just testing us anymore. It is carving pieces out of India's territory. After Ladakh, after Arunachal, now China is claiming the Shaksgam Valley of Jammu and Kashmir. And as usual, Modi goes into hiding. And they're not just claiming it on paper. They are building roads and projects and openly declaring Shaksgam Valley belongs to them. And they will do what they want. Even a common person, an animal or a bird defends its home, its space, its boundary. But when it comes to India's borders, Modi's 56 inches shrink. The eyes that promised Lal Aankh now turn pale and look away. Instead, a red carpet is being rolled out for Chinese companies. The same companies banned after the Galwan clashes where 20 of our brave soldiers were martyred. And let's not forget, this is the same China that only supported Pakistan after the Pahalgam attack. The reality is simple.
Under Modi, our borders are not safe, our soldiers are not safe, our citizens are not safe. And after all this, Modi still has the audacity to brazenly lie to the nation to save his image, not India's borders. तो ये किस तरीके से चीन के साथ यहाँ अपने रिश्तों को मजबूत किया जा रहा है, पार्टी के रिश्तों को। सबसे गंभीर बात यह है कि वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका डेलीगेशन आकर बीजेपी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से मिल रहा है। और ये बात जो वीडियो में कही गई है गालवान घाटी या अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलकर चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया था अमलेंदु जी, और उस पर बार बार 60-70 बार ट्रंप कह चुके हैं कि हमने उस युद्ध को रुकवाया। और कल बयान आया है, कल या परसों एक कार्यक्रम में जनरल उपेंद्र द्विवेदी का, जो सेना प्रमुख हैं, कि हमारी तो जो थल सेना है वो भी तैयार बैठी थी। हालांकि उन्होंने आगे ये कहा कि उसकी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये सबको समझ में आ रहा है कि जरूरत क्यों नहीं पड़ी। हाँ बिल्कुल, ये जरूरत इसलिए नहीं पड़ी चूंकि ट्रंप ने बीच में करवा दिया सीज फायर, और मोदी जी इसीलिए ट्रंप से बात नहीं कर पा रहे हैं, आमना सामना नहीं कर पा रहे हैं, या फिर साफ तौर पे कहें कि झूठ बोलता है ट्रंप। और जब संसद में कहा तो राहुल गांधी ने कहा भी कि तो ट्रंप का नाम लो फिर खुलकर, तो वो अब तक नहीं कहा। 70 बार ट्रंप कह चुका है कि मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, 70 बार, समझिए एक आध बार नहीं 70 बार, और इधर से कोई इसका जवाब नहीं आया है। तो ये जवाब आना चाहिए। ट्रंप अगर इतना अपमान कर रहा है तो ये मोदी जी का व्यक्तिगत अपमान नहीं है, ये इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश का अपमान है। और ऐसी स्थिति में उस देश के, उसकी वहां की राजनीतिक पार्टी को यहां बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है, ठेके उनको देने की फिर से तैयारी हो रही है जिसको बंद कर दिया गया था। ऐसा क्यों हो रहा है? कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं टीएस सिंहदेव, वो क्या कह रहे हैं इसी पूरे मुद्दे पर, उनको सुनते हैं। और टीएस सिंहदेव को यही, इन सारी चीज़ों को जो अभी वीडियो में हमने देखा कि चीन ने क्या कुछ किया है, वहाँ पर गलवान घाटी में क्या किया, और प्रधानमंत्री का बयान आता है कि न कोई आया है न कोई आएगा, इस तरह का बयान, और 20 सैनिक वहाँ शहीद हो जाते हैं। इन सब को, और उसके बाद किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर वो पूरी तरह से खुलकर पाकिस्तान के साथ दिखाई पड़ता है, इसके बावजूद चीन के साथ ये सरकार किस तरह से उनके साथ मित्रता बढ़ा रही है, आखिर क्यों हो रहा है, उसका जवाब पूछा जा रहा है। सुनते हैं टीएस सिंहदेव को क्या कह रहे हैं। वो सतर्क कर रहे होंगे सीमा पार के लोग, जो जनरल हैं वो भी कई प्रकार की बातें करते रहते हैं, उन्होंने तो बहुत उकसाने की बात की। हमारे सेना प्रमुख अगर इस बात को कह रहे हैं तो उनके पास इसकी जानकारी होगी, तब उस बात को कह रहे हैं। 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना के लोगों को हमने मार गिराया था, ये उनकी अपनी जानकारी होगी, तो उनके कथन को नकारने का कोई आधार नहीं है। वो कह रहे हैं तो जिम्मेदारी से कह रहे हैं, और साथ में जो बात होती है एक चेतावनी भी दे रहे हैं, अपने सेना के साथियों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं कि हम किसी मायने में कमजोर नहीं, और कहीं कभी भी कोई स्थिति आएगी तो हम सब तैयार हैं। एक फौजी से लेकर सेना प्रमुख तक देश की रक्षा के लिए तैयार हैं, और पूर्व से ही एक संदेश, जिसे हम दुश्मन कह सकते हैं, या वो सेना जो हमारे ऊपर आक्रमण या हमारे देश को नुकसान पहुंचाना चाहती है, उसको संदेश भेज रहे हैं। मैदान में ऐसे उतरने के पहले 20 बार सोचो। लेकिन देर रात ही फिर क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, तो ये उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कहा भी कि सतर्क है, और तब भी सतर्क थी, आज भी है। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि जो चीन सीधे सीधे पाकिस्तान के समर्थन में खड़ा था, हम उस कि वहाँ से मिलते हैं, आप जाके चीन से जाके आप उनका प्रतिनिधिमंडल आपके यहाँ आता है, आखिर क्या बात हो रही है? तो जो कह रहे हैं अखिलेश यादव, क्या वही है कि एक दलीय शासन की तरफ आप किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं, तो उनसे तरकीब सीखना चाहते हैं कि कैसे स्तर बढ़ाया जाए, ये तरकीब आप सीखना चाहते हो सकता है ये तरकीब सीखना चाहते हो, मैं नहीं मालूम क्या है। लेकिन इस बीच समझिए चलते चलते एक बड़ी खबर ये है कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा के नेता हैं रविशंकर प्रसाद, उनके घर पे आग लग गई, और हालांकि दिल्ली में और बेडरूम में से आग लगी वो, और मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची, उसको बुझा लिया गया। ये उनका विजुअल है उनके घर का, तो ये वहाँ आग लगी। तो आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, ये भी पता नहीं चल पाया है कि जिस समय आग लगी उस समय रविशंकर प्रसाद घर पर थे कि नहीं थे। तो ये अभी एक खबर आई, तो ये हमने अपने दर्शकों को बता दी, ये भी एक बड़ी खबर थी। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर थी, महत्वपूर्ण खबर। और यहाँ बाकी जो तमाम मुद्दे हैं
यहाँ चाहे ईरान का मुद्दा हो, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे दूसरे देशों का, सरकार की विदेश नीति इस समय सवालों के घेरे में है। और जो कह रहे हैं मनोज झा, आरजेडी के सांसद, बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की कि बिल्कुल विदेश नीति एक सर्कस की तरह चल रही है कि उसमें कभी भी कुछ भी कोई भी खेला दिखा दिया जाए, लेकिन उसका देश के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और ये बात अभी जो कही गई थी उसके पोलैंड के राष्ट्रपति ने उनके विदेश मंत्री के सामने, वही बात मेर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कही। उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया कि आप रूस से तेल खरीदना हमने कम कर दिया है, बंद कर दिया है, क्यों कर दिया है। सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि उन्होंने किया, और ये सब कुछ अमेरिका के कहने पर किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं, उसका प्रतिवाद नहीं किया जा रहा है, आपके सामने भी कहा जा रहा है। इसका मतलब ये सारी चीजें सही हैं, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर अमेरिका को भारत की नीतियां, चाहे वो व्यापारिक नीति हो, विदेश नीति, इन सब को तय करने का अधिकार किसने दिया है। हाँ, बिल्कुल ये सही बात है कि इन सबको तय करने का अधिकार किसने दिया है। ये तो सवाल उठता ही है समीर जी कि आखिर ये नीतियाँ तय कर कौन रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और इधर समीर जी अपने तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं दे दी जाएं मकर संक्रांति की। और इस मकर संक्रांति पे दही चूड़ा बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस रहता है और कहा जाता है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा वहाँ। तो अब वो पता नहीं नीतीश कुमार क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, लेकिन आज तेज प्रताप यादव के घर पर दही चूड़ा का आयोजन था। और उस दही चूड़ा के आयोजन में वहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और खुद लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। वो विजुअल हम लोगों के पास है, हम लोग दिखा सकते हैं तेज प्रताप के यहाँ दही चूड़ा। जी बिल्कुल, तो देख लेते हैं दही चूड़े की ये जो दावत दी थी तेज प्रताप यादव ने, उसमें गवर्नर भी पहुंचे बिहार के, और क्या कुछ हुआ, क्या बातचीत हुई वहां पर, देखते हैं। और उसमें काफ़ी महत्व है, जैसा कह रहे हैं हम लेंदु जी की इस मौके को वहाँ पर राजनीतिक उठापटक के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार इसी मौके पर वहाँ बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं। हालांकि अब अभी आज क्या होगा, आज के बाद क्या होगा, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ फिलहाल जो तस्वीरें हैं ये दही चूड़ा की उसकी दावत की हैं, और जिसमें राज्यपाल भी पहुँचे हुए हैं बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, और ये दावत दी है तेज प्रताप यादव ने। तो इसमें लालू यादव भी बैठे हुए हैं, तेज प्रताप भी हैं, और बिहार में तो वैसे भी राजनीतिक समीकरण आए दिन वहाँ पर चर्चाएं चलती रहती हैं और बदल भी जाते हैं इन्हीं चर्चाओं के बीच में। बहरहाल अभी वहाँ सब कुछ ठीक चलता दिखाई पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, ऐसा कहा जा रहा है कि पूरी तरह से सरकार और जेडीयू पर भी अपना नियंत्रण बनाए हुए है और सारे फैसले वही ले रही है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन कई मोर्चों पर केंद्र सरकार जिस तरह से घिरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर घिरे हैं, उनसे सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब उनके पास नहीं है। और इधर ईरान में आशंकाएं बनी हुई हैं कि क्या वहां पर अमेरिका हमला करेगा, लेकिन एक बार फिर ईरान ने जबरदस्त चेतावनी दी है कि